हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से और प्यारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि आपका ही बनाया हुआ है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारी जो जिला दर्शन जो सीरीज चल रही थी उसमें अपन ने 18 से 20 जिले पढ़ लिए थे। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, अब अपन अलवर जिला पढ़ने वाले हैं। आज कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं? अलवर जिला, जो कि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखो, अलवर जिले से आपके जो एक तो खैरतल तिजारा नया बना अलग होके, दूसरा आपका जो बहरोड है वो भी अलग हो गया, कोटपुतली बहरोड जिला। तो अब अलवर के अंदर जो आपका बचा हुआ है, राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर है, आपका भूगोल हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया। तो इसके लिए आपको अलवर जिला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे पुराना जिला, ये नया जिला नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या रह गया, क्योंकि एग्जामिनर जो सवाल बनाएगा यहाँ से पक्के सवाल बनने हैं। अब तो देखो, आपका दिवाली भी खत्म हो गया और वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। दिवाली जो त्योहार है, ये किन का है भाई? ये पैसों वालों का है। हम तो बेरोजगार हैं, जिसकी जेब में पैसा होता है उनका त्योहार होता है। वर्ल्ड कप भी उनके है जिनकी जेब में पैसा है। अपन तो देख भी नहीं सकते, अपने पास तो किताबें खरीदने का पैसा नहीं है, तो फिर वर्ल्ड कप और दीपावली कैसे मनाएंगे? तो इसलिए अपना त्योहार कब होगा? जब सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी दिवाली कब मनाई जाएगी? जब सिलेक्शन हो जाएगा। वर्ल्ड कप के मैच कब देखेंगे? जब सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इलेक्शन आपका होने वाला है, इलेक्शन के तुरंत बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आपको अगर एक अच्छी तैयारी करनी है, एक शेड्यूल के साथ, रूटीन के साथ सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इलेक्शन के बाद आपके सीईटी के जितने एग्जाम्स है वो सारे आ जाएंगे। जनवरी से आपका एग्जाम्स वापस से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल पर आपको राजस्थान जीके पूरा क्लियर करवाया गया है। पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए, आप सारे वीडियो देख सकते हो। और इसी के साथ ये जिला दर्शन की सीरीज है जो हमारी चल रही है। आज अलवर जिला पढ़ने वाले हैं, तो बढ़ते हैं अलवर जिले की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अलवर जिले की लोकेशन आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये आपकी अलवर जिले की लोकेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये राजस्थान का पूर्वी जिला है, बिल्कुल आपको याद रखना। और उत्तर पूर्व भी बोल सकते हो आप, पूर्व भी बोल सकते हो। इसके अलावा देखो, मैं अलवर जिले की सीमा की बात कर लेता हूँ ना। अलवर जिले की सीमा राजस्थान के कौन कौन से जिले छूते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे पहले आपका डीग, जो कि एक नवगठित जिला, जो कि भरतपुर से अलग होकर बना था। इसके बाद बात कर लो तो देखो भरतपुर, ठीक है। भरतपुर भी आपके अलवर की सीमा को छूता है। इसके बाद बात कर लेता हूँ तो देखो, आपका ये दौसा, ठीक है। दौसा, जो कि ये भी आपको अलवर की सीमा को छूता है। और जो कच्छावा राजवंश था ना, उसकी दूसरी राजधानी भी थी आपकी दौसा। दौसा ऊपर मीणा का अधिकार था। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपका देखो, यहाँ से जयपुर जो ग्रामीण है ना, जयपुर ग्रामीण की सीमा भी आपके अलवर को छूती है। इसके अलावा देखो, थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं मैं। तो आपका इधर से कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा दोनों ही नए जिले हैं। एक तो आपका कोटपुतली बहरोड हो गया, कोटपुतली बहरोड, दूसरा आपका खैरतल तिजारा, ठीक है। तो कितने जिलों की सीमा छू रही है? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6 जिलों की जो सीमा है आपके अलवर को छूती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं देखो, अलवर में तहसीलों की बात कर लेता हूँ। तो अलवर जिले के अंदर आपकी जो तहसील है, 12 तहसील है। कौन कौन सी है? अलवर, गोविंदगढ़, रैनी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, टहला, रामगढ़, नौगवा, थानागाजी, प्रतापगढ़ और कटूमर। इसके अलावा मैं विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लेता हूँ। तो अलवर में जो विधानसभा क्षेत्र, आपके 6 विधानसभा क्षेत्र, कितने हैं? 6। कौन कौन से? अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, कटूमर, थानागाजी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़। 6 विधानसभा क्षेत्र जो कि आपके अलवर में। 12 तहसील है और 6 आपके विधानसभा क्षेत्र है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, कला और संस्कृति से जो अलवर का जो संबंध है राजस्थान की, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बाला किला, जिसे अलवर के किले के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलवर के किले के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा किला है? बाला किला है। इसे क्या कहा जाता है? तो 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ से जो सवाल बनेगा आपका लोकेशन पे बन जाता है कि कहाँ स्थित है, अलवर में है, ठीक है। बाला किला आपका ना तो खैरतल तिजारा में गया, नहीं कोटपुतली पैरोड में, ये अलवर में ही स्थित है। दूसरे, इसके निर्माण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1049 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसने करवाया था? तो कोकिल देव, ठीक है। आमेर नरेश जो कोकिल देव थे, इनके पुत्र है अलगुराय। अलगुराय ने इसका निर्माण करवाया था। कोकिल देव की बात कर लूँ तो देखो, आमेर को जो राजधानी बनाया था ना कच्छावा वंश की, वो आपके कोकिल देव ही थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, कौन थे? कोकिल देव।
जिसके पुनर्निर्माण की मैं बात कर लूँ तो हसन खां मेवाती द्वारा इसका जीर्णोद्वार जो करवाया गया था बाला किला का 1550 ईस्वी में करवाया था। वो किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने करवाया था। अब देखो 1550 आया तो 1550 से एक फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है कि 1550 में ही आपके जयपुर के एक शासक का जन्म हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मुगलों की 62 साल तक सेवा करी थी। सॉरी 52 साल, 62 साल नहीं, 52 साल तक सेवा करी थी। ठीक है। और 2 मुगल बादशाहों की सेवा करी थी, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। कौन है? तो अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि मानसिंह प्रथम। कौन थे भाई? मानसिंह प्रथम। इनका भी जन्म आपका 1550 के अंदर हुआ था। और कहाँ हुआ था? मोजम्माबाद में हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना है। लेकिन मोजम्माबाद आपका जयपुर में नहीं है। कहाँ हो गया? तो आपका जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो बना था दूदू में आपके मोजम्माबाद को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा मैं और फैक्ट की बात कर लूँ तो इस दुर्ग में आपका सलीम महल बना हुआ। ठीक है। सलीम महल जो बना हुआ वो इसी दुर्ग में बना हुआ। इसके उपनाम की बात कर लूँ तो अलवर का किला, कुआरा किला, 52 दुर्गों का लाडला जो कि इसे कहा जाता है। देखो एक बार एग्जाम में आपका जो सवाल बना था उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि आरपीएससी जो सवाल बनाती है ना वो अब थोड़ा से डीपली सवाल बनाती है। आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ से जो भी सवाल होगा आप कर लोगे क्योंकि फेमस है। कुंभलगढ़ से आएगा फिर भी हो जाएगा आपका। लेकिन अगर बाला किला से सवाल ये पूछा था कि सलीम कुंड कहाँ स्थित है, देखो इसमें लिखा नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सलीम कुंड कहाँ स्थित है, कौन से किले में स्थित है। तो सलीम कुंड जो आपका बना हुआ है ना वो आपके बाला किला के अंदर बना हुआ। यही सवाल आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा सीईटी के अंदर भी आपका पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा भानगढ़ किले की बात कर लेता हूँ। देखो भानगढ़ किला जो है सावन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सावन नदी के किनारे। इस नदी का नाम आपने पहले सुना था, सबसे पहली बार ही सुना होगा, सावन नदी। और दूसरी जो अलवर की नदी है वो रूपारेल नदी है, जिसे अलवर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। अब इसके अलावा देखो नदियों से कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो शायद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए नामित किया गया था, कौन सी नदी है? बता सकते हैं कोई? तो बिल्कुल आपको याद रखना वो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। इसके अलावा देखो मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूं तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो की और मैं थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात आओ तो आपकी चंबल होगी। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल को घुमा दे कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी, जो कि राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से निकलती है? राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से। चंबल नदी आप जानते हो कहाँ से निकल के आती है? तो ये मध्य प्रदेश से निकल कर आती है। आगे बढ़ते हैं तो भानगढ़ किला जो है ना ये राजस्थान के भूतिया पैलेस में भी है। राजस्थान में 3 आपकी भूतिया पैलेस है, उसमें से एक तो आपका कुलधरा जो कि जैसलमेर में, एक भानगढ़, एक मेहंदीपुर बालाजी का जो दौसा में है, वो 3 भूतिया पैलेस आपके है। भानगढ़ किले का जो निर्माण हुआ था 1573 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। महाराजा भगवंत दास द्वारा करवाया गया था। इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये भूतिया किला है, तो इसे भूतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा दुर्ग और है राजगढ़ दुर्ग, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका निर्माण जो करवाया था राव प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राव प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं। अजबगढ़ का किला, देखो इसका निर्माण भानगढ़ के किले के समीप ही माधो सिंह का जो पुत्र था अजब सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अजब सिंह ने करवाया था। पहाड़ी किला है, बिल्कुल आपको याद रखना। और यदुवंशी राजपूतों द्वारा 14वीं सदी में बनवाया गया है। ये किला अपने बुर्ज और प्राचीर और बरामदों के लिए फेमस है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ मूसी महारानी की छतरी। देखो यहाँ से बार बार आरपीएससी भी सवाल उठाता है, आरएसएस बोर्ड भी कई बार सवाल उठवाया। मूसी महारानी की छतरी की लोकेशन पूछ लेता है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो मूसी महारानी की छतरी की लोकेशन तो आप सभी को पता है, अलवर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया था वो विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराजा बख्तावर सिंह की जो पासवान थी ना मूसी महारानी की स्मृति में 1815 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया गया था। ये 2 मंजिला है आपका। जो मूसी महारानी की आपकी जो छतरी कितने मंजिला है? 2 मंजिला है। इसे 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। एक देखो आपकी है 84 खंभों की छतरी। एक तो आपकी 80 खंभों की छतरी होगी, दूसरी जो है आपकी 84 खंभों की छतरी। ये कौन से जिले में स्थित है? यहाँ से बार बार सवाल बनता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 84 खंभों की जो छतरी आपकी बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है।
अलवर में थोड़ी छतरियों की बात कर ले अपन, तो देखो नेड़ा की छतरियां, बख्तावर सिंह की छतरियां और टहला की छतरियां, ये तीनों ही छतरियां आपके अलवर जिले में स्थित है। इसके अलावा एक जो मीनार बना हुआ आपका सफदरगंज का मीनार, ये भी आपके अलवर जिले में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कोर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुतुब खाना, देखो कुतुब खाना आपके अलवर में पड़ता है। इसका निर्माण जो होता है 1837 में, किसने करवाया था? विजय सिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है, जो कि वर्तमान में एक पुस्तकालय है, पुस्तकशाला है। होप सर्कस की थोड़ी सी बात कर लेते तो ये भव्य कलाम कैलाश बुर्ज अलवर के मध्य में स्थित है, बिल्कुल अलवर के बीच में स्थित है। और लॉर्ड लिंथगो की जो पुत्री थी उसका नाम होप था, उसी पर इसका नाम होप सर्कस रखा गया। अब देखो लॉर्ड लिंथगो की है, तो इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखो राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था ना, वो किसने किया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, राजस्थान का एकीकरण का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था किसने किया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, लॉर्ड लिंथगो द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना, 1939 के अंदर किया गया था। ठीक है, एग्जाम में सवाल बनेगा, पक्का बनेगा, और एक बार बन भी चुका है। तो आपको याद रखना कि राजस्थान का एकीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था, किसने किया था? लॉर्ड लिंथगो ने किया था। फतेहगंज गुम्बद की बात कर ले तो देखो ये 5 मंजिला है, इसका निर्माण 1547 में फतेहगंज खान ने करवाया था। ठीक है, इनकी स्मृति में करवाया गया था। विजय मंदिर पैलेस की बात कर लो तो इसका निर्माण 1918 में महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया, जिसमें सीताराम जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। अलवर सिटी पैलेस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका निर्माण राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1793 में बनवाया गया था। इसके आंगन में कमल के फूल का आकार का संगमरमर का एक मंडप बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूं पुरंजन विहार, तो महाराजा मंगल सिंह ने 1885 में इसको बनवाया था। इसका नाम शिमला रखा था। क्या रखा था? शिमला। सरिस्का पैलेस की थोड़ी सी चर्चा कर ली तो 19वीं सदी में महाराजा जय सिंह द्वारा शाही शिकार लॉज के रूप में इसका निर्माण आपका करवाया गया है। ताल वृक्ष की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये स्थल आपका अलवर में है, थाना गाजी अलवर के अंदर पड़ता है और नारायणपुर मार्ग पे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह ऋषि मांडव्य ने तप किया था। इसी स्थान पर गंगा माता का प्राचीन मंदिर भी आपका स्थित है। इसके अलावा मैं गर्भाजी झरना की बात कर लूँ तो ये गर्भाजी जो झरना पड़ता है ये भी आपके अलवर के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि एक पवित्र झरना है। भरतहरि की मंदिर की बात कर लेते हैं तो भरतहरि का संबंध नाथ संप्रदाय से था। सबसे पहला आपको याद रखना है कि भरतहरि का जो संबंध है कौन से संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय से। इनके गुरु का जो नाम था वो गोरखनाथ था। क्या था भाई? गोरखनाथ। और मैं बात कर लूं गोगाजी के गुरु के नाम, तो गोगाजी का जो गुरु था वो भी आपका गोरखनाथ था। बिल्कुल क्लियर, आपको याद रखना है। अलवर में उज्जैन के राजा भरतहरि की तपोस्थली स्थित है। या प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है। और यह स्थल कनफटे नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, एक बार सवाल ये पूछा था कि कनफटे नाथ जो है, कनफटे जो नाथ लोग है वो कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना ये अलवर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नारायणी माता के मंदिर की बात कर लो तो नाई समाज की कुल देवी है नारायणी माता का मंदिर आपका बेरवा डूंगरी की तलहट्टी पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेरवा डूंगरी की तलहट्टी पर। नारायणी माता का मूल नाम जो था वो करमेती बाई था। क्या था? करमेती बाई था। या वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। और इस मंदिर का पुजारी मीणा जाति के लोग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, कौन सी जाति के? मीणा जाति के। अब बात कर लेते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि अलवर में स्थित है। मंदिर में एक शिलालेख के अनुसार बड़ गुज्जर राजा अजयपाल ने विक्रम संवत 1010 में ये आपका मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखो नीलकंठ महादेव आया था, एक नीलकंठ महादेव आपका कुंभलगढ़ में बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? कुंभलगढ़ में भी बना हुआ। एक नीलकंठ महादेव मंदिर की बात कर लूँ तो आपका जालोर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? जालोर के अंदर बना हुआ। एक नीलकंठ महादेव के मंदिर की बात कर लूँ तो पहले अजमेर में था, लेकिन अब ब्यावर अलग हो गया तो ब्यावर जिले में शामिल हो गया। तो मैंने आपको 4 नीलकंठ महादेव के मंदिर बताए, जो कि एक आपके सामने अलवर, दूसरा आपका कुंभलगढ़ में बना हुआ, तीसरा आपका जालोर में, चौथा आपका ब्यावर में। अब मैं बात कर लेता हूँ नालदेश्वर तीर्थ स्थल की, जो कि अलवर का सबसे पुराना एक शिव मंदिर है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर भी यही स्थित है, या लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से पंचमी आपका मेला लगता है। बिलारी माता, देखो आपने पहली बार देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाएगा कि बिलारी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अलवर में स्थित है। वो या चैत माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से अष्टमी तक ये आपका मेला लगता है। कागजी बर्तन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
तो अलवर में पतली परत के कागज के बर्तन बनाए जाते हैं जिसे कागजी पोटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागजी पोटरी कहा जाता है। अलवर का खारी नृत्य भी फेमस है, जिसे बम नृत्य जैसे अलवर और भरतपुर में जब फसल उगाई जाती है ना तब आपका किया जाता है। अलवर चित्रकला शैली की थोड़ी सी बात कर लूं तो ये चित्रकला शैली ढूंढाड़ का भाग है। महाराजा विनय सिंह का काल इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल आपका माना जाता है। और अलवर के प्रमुख चित्रकार की बात कर लूं तो देखो मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली, सहदेव, नंदराव। और इस चित्र शैली में मुगल और अंग्रेजों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो चित्रकला की बात आई तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान की जो चित्रकला है उसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो 17वीं से 18वीं सदी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 17वीं से 18वीं सदी माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि राजस्थान का सबसे पहला चित्रकार कौन था? तो राजस्थान का सबसे पहला जो चित्रकार था आपका कौन था? श्रृंगधर था। कौन था भाई? श्रृंगधर। ठीक है, जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम चित्रकला का जो विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। देखो ये सवाल कई बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आनंद कुमार स्वामी। इनकी एक बुक भी है, वो भी आपके एग्जाम में पूछी हुई है, जिन्होंने 1916 में वो बुक लिखी थी। कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स के नाम से। किस नाम से है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजपूत पेंटिंग्स। इसके अलावा राजस्थान के देखो सबसे प्राचीन चित्रों की थोड़ी सी मैं आप सबकी चर्चा कर लेता हूं। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन जो चित्र है, एक तो आपका है ओग निर्युक्तिवर्ती और एक है आपका 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों ही जो चित्र पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? तो ये जैसलमेर के संग्रहालय में यानी जैसलमेर के किले में आपके पड़े हैं। ये राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र आपके माने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है, उसका भी सबसे प्राचीन चित्र जो है कौन सा है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जाना जाता है। और ये तेज सिंह के काल का। किनके काल का है? उस समय जो शासक थे तेज सिंह थे। इस चित्र के जो चित्रकार थे वो कमल चंद्र थे। कौन थे भाई? कमल चंद्र। बिल्कुल ये आपको फैक्ट याद रखना है, बिल्कुल सीधे एग्जाम में बनेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसकी विशेषता की बात कर लेता हूं मैं। तो मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पे चित्रण के लिए फेमस है आपके। जबकि गणिकाओं का चित्रण, योगासन का चित्रण, बॉर्डर का चित्रण जो हुआ अलवर शैली में हुआ आपका। इस शैली में वेश्याओं के चित्र भी सबसे ज्यादा बने हैं। देखो आपको सवाल पूछ लिया जाएगा कि वेश्याओं का सबसे ज्यादा चित्रण कौन सी शैली में होता है? अलवर में। लघु चित्रण में अलवर शैली अपनी ही एक विशेष विशेषता है। और हाशिए पर बेल बूटों का चित्रण भी आपके कहा हुआ? अलवर के अंदर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी सी इतिहास की मैं बात कर लेता हूं। तो स्वतंत्रता के पश्चात 18 मार्च 1948 को एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, कौन से संघ की? मत्स्य संघ की। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने करी थी। किसने करी थी भाई? अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने। ये सवाल भी आपका आरपीएससी ने कई बार पूछा है। बिल्कुल आपको अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से बनेगा। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो अलवर के जो शासक विनय सिंह का शासनकाल 1857 की क्रांति हुई तब था। 1933 में तिजारा अलवर में के दंगों में महाराजा जय सिंह को भारत से पेरिस में निर्वासित कर दिया था। 1527 में अलवर पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। और अलवर की स्थापना की बात कर लो तो 1775 के अंदर राव प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। तेज सिंह अलवर के अंतिम महाराजा थे जिन पर महात्मा गांधी के हत्या का आरोप लगाया गया। और 1857 की क्रांति के समय जो अलवर के शासक थे वो महाराजा विनय सिंह थे। अब देखो थोड़ी सी अगर चर्चा में बात कर लेता हूँ राजस्थान के एकीकरण के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो राजस्थान का जो एकीकरण है ना, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था आपको याद रखना है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में, 7 स्टेप्स में आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। लेकिन देखो इसमें ये तो सभी को पता है, लेकिन देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण आपका 7 चरणों में हुआ था। लेकिन पहले चरणों की मैं बात कर लेता हूँ। देखो कैसा सवाल आपका बनाया जाता है। पहले चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। क्या था भाई? मत्स्य संघ था आपका। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था आपको याद रखना। तो मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को हुआ था। लेकिन सवाल एग्जामिनर में अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी आरएस में भी यही सवाल आपका पूछा गया था कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ। एक तो देखो आपका होता है गठन, दूसरा आपका होता है विलय।
अब ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको क्लियर करना है। देखो, गठन यानी कब बनाया गया और विलय यानी कब मिलाया गया। गठन तो इसका जो हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को, जबकि विलय की मैं बात कर लेता हूँ तो विलय जो हुआ था 15 मई को हुआ था। 15 मई 1949 को हुआ था। देखो, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, कई बच्चे इसको गलत करते हैं। आपको याद रखना, मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च को हुआ था, जबकि विलय 15 मई 1949 को हुआ था। देखो, और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ। राजस्थान के जो 7 चरण है ना, 7 चरण में 1948 की मैं बात कर लेता हूँ तो 1948 में 3 चरणों का गठन हुआ था। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ 1949 की। 1949 में आपके 2 चरणों का गठन हुआ था। फिर मैं बात कर लेता हूँ 1950 की, तो 1950 में 1 चरण का गठन हुआ था। फिर मैं बात कर लेता हूँ 1956 की, तो 1956 में जो आपका गठन हुआ था 1। अब सारे टोटल देख लो आप कितने हो गए, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण आपका कंप्लीट हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, उस समय आपके राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो प्रधानमंत्री बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? प्रधानमंत्री। तो पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो, यही सवाल आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ। पहले चरण के जो आपके प्रधानमंत्री थे कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे भाई? शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण की मैं बात कर लेता हूं, तो दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे? गोकुल लाल असावा। कौन बने थे? गोकुल लाल असावा। अब तीसरे चरण के में प्रधानमंत्री जो बने थे आपके कौन बने थे? तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन बने थे। तीसरे चरण में आपके एक बड़ी रियासत का विलय राजस्थान में हुआ था, जो कि कौन सी रियासत थी? आपकी उदयपुर रियासत। तो उस समय जो प्रधानमंत्री बनाया था वो माणिक्य लाल वर्मा को बनाया था। किसे बनाया था? माणिक्य लाल वर्मा को। और चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे? तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत आसान भी है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। हीरा लाल शास्त्री को। किसे बनाया गया था? हीरा लाल शास्त्री को। तो ये 4 आपके प्रधानमंत्री है जो एकीकरण के समय बने थे। बिल्कुल आपको याद रखना। एक राम है 3 लाल है। कैसे याद रखोगे? एक तो राम है आपका, 3 लाल है। एक राम के 3 लाल। शोभा राम, गोकुल लाल, माणिक्य लाल, हीरा लाल। क्लियर? और देखो, मैं थोड़े से फैक्ट आपको और बता देता हूँ, अगर आपका एकीकरण का सवाल एक भी हम गलत नहीं होने देंगे। देखो, इसके अलावा मैं आपसे चर्चा कर लूँ तो पहले राज प्रमुख की चर्चा कर लेता हूँ। प्रथम चरण के जो आपके राज प्रमुख थे कौन थे? उदयबान सिंह थे। कौन थे? बिल्कुल आपको याद रखना, उदयबान सिंह। इनका संबंध कौन से जिले से था? तो आपका धौलपुर से था। प्रथम चरण के जो आपके राज प्रमुख बने थे उदयभान सिंह बने थे। दूसरे चरण की अगर मैं बात कर लेता हूं तो दूसरे चरण के आपके राज प्रमुख कौन बने थे? कोटा के शासक भीम सिंह। कौन बने थे? कोटा के जो शासक थे भीम सिंह बने थे। तीसरे चरण की मैं बात कर लूं तो तीसरे चरण के जो आपके महाराज राज प्रमुख जो बने थे वो भोपाल सिंह बने थे। कौन बने थे भाई? भोपाल सिंह। और चौथे चरण की मैं बात कर लूं तो चौथे चरण के अंदर जो आपके मान सिंह बने थे। कौन बने थे भाई? मान सिंह। तो देखो, मैंने राज प्रमुख भी आपके क्लियर कर दिए, और इसके अलावा मैंने आपके जो प्रधानमंत्री बने थे वो भी क्लियर कर दिए। अब देखो, मैं थोड़ी सी तिथियों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल पता है तिथियां कोई नहीं बताता, क्योंकि तिथियां हार्ड याद करने में भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है। और बाकी तिथियां अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो तिथियां एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और बच्चों को बाहर निकालना है तो पेपर हार्ड बनाना पड़ेगा। इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है? थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाता है। तो देखो, प्रथम चरण का जो गठन हुआ था कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना। प्रथम चरण का जो गठन हुआ था 18 मार्च 1948। दूसरे चरण की मैं बात कर लूं तो आपका 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की मैं बात कर लेता हूं तो 18 अप्रैल 1948। ठीक है, 3 चरणों का जो आपका गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। फिर मैं बात करता हूं आगे। देखो, चौथा चरण का जो आपका हुआ था कब हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, 30 मार्च, जो राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। पांचवें चरण की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको बिल्कुल याद रखना, 15 मई 1949।
कितने चरण हो गया आप लोगों का, आप गिन रहे होंगे। पहला चरण हो गया आपका, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। अब आपका छठा और सातवां रह गया। तो छठे चरण का जो गठन हुआ था कब हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना, आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था भाई, 26 जनवरी 1950 का। और सातवां और अंतिम चरण का जो आपका गठन हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना 1 नवंबर 1956 को। ये आपका राजस्थान का सातवें चरण का जो एकीकरण हुआ था, यानी कंप्लीट एकीकरण हुआ था, वो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट बिल्कुल आपको याद रखना, एकीकरण से आपका पक्का सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा देखो, आपको 7 चरणों में और राजस्थान के एकीकरण में कुल कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगा था, आपको याद रखना 8 7 14। क्या याद रखोगे, 8 7 14। सर ये क्या होता है, तो 8 साल 7 महीने और 14 दिन में आपका राजस्थान का जो एकीकरण है कंप्लीट हुआ था। और कुल कितने दिन लगे थे, तो 3144 दिन आपके राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होने में लगे थे। अब बढ़ते हैं वापस अपनी पीडीएफ पे आ जाते हैं। हाँ, अब थोड़ी सी चर्चा अपन करने चाहेंगे अलवर किसान आंदोलन के बारे में। तो 1923-24 में बढ़ी हुई भू लगान दरों और राजाओं द्वारा पाले गए सूरों के द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने के विरोध में यह आंदोलन आपका शुरू हुआ था। कौन सा, अलवर किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व जो है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। भाई अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गोविंद सिंह और माधो सिंह ने किया था। किसने किया था, आपको बिल्कुल याद रखना है, एक तो गोविंद सिंह, दूसरा आपका माधो सिंह। अलवर प्रजामंडल की बात कर लो तो देखो, अलवर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था 1938 के अंदर हुआ था। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। दोनों नाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। भौगोलिक परिदृश्य की बात कर लो तो देखो, पड़ोसी राज्य अलवर का जो पड़ोसी राज्य वो आपका हरियाणा है। क्या है, हरियाणा। और चोटियों की बात कर लेता हूं तो भानगढ़ चोटी जो कि 649 मीटर ऊंची है। और बहरांच की बात कर लो तो 792 मीटर है। बिलाली आपके 775 है। बालागढ़ की बात कर लो तो आपकी कितनी हो जाएगी, 597 मीटर हो जाएगी। और रूपा रेल नदी जो कि आपकी भूगोल अलवर के अंदर है। झीलें की बात कर ले थोड़ी, तो सीलीसेड झील ये आपकी अलवर में पड़ती है, जिसे राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नंदन कानन कहा जाता है। इसके निर्माण की बात कर ले तो विनय सिंह ने करवाया था 1845 ईस्वी में। उनकी जो रानी थी ना शीला देवी, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। इसी झील के किनारे आपके सीलीसेड महल भी बने हुए। ठीक है, जयसागर झील की बात कर लूं मैं, तो इसका निर्माण जो है महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है और बागों के लिए आपका प्रसिद्ध है। अब देखो झीलों की बात है, ये तो थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताना चाहूंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी झील की बात कर लूं, कृत्रिम झील कौन सी है, तो जयसमंद झील है। कौन सी, जयसमंद झील। कहाँ पड़ती है, तो आप सभी के मन में आ रहा होगा उदयपुर में पड़ती है, लेकिन उदयपुर से सलुम्बुर अलग होने के बाद जयसमंद झील की लोकेशन बदल गई है। ये अब आपके सलुम्बुर जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सलुम्बुर जिले के अंदर पड़ती है। इसके अलावा देखो, खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो है सांबर झील है। कौन सी झील है, सांबर झील है। और बिजोला शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 551 ईस्वी में। कब करवाया गया, 551 ईस्वी में इसका निर्माण आपका करवाया गया था। और देखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात कर लूं मैं, तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपकी नक्की झील है। कौन सी झील है, नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ती है। जबकि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, राजस्थान की सबसे नीची झील आपकी तलवाड़ा झील है। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील है। अब काफी बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा कि तलवाड़ा झील पड़ती कहाँ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, तलवाड़ा झील आपकी जो पड़ती है वो हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। देखो ये तलवाड़ा है ना, ये कई बार कंफ्यूजन कर देता। एक तो तलवाड़ा झील है आपकी, और एक तलवाड़ा आपका जो कि बांसवाड़ा वाला है, और एक तिलवाड़ा जो कि आपका कौन सा है, मल्लीनाथ जी से संबंधित है, जो कि अब बालोतरा जिले में आ गया। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन पशु मेला है ना, तिलवाड़ा पशु मेला, ये आपका कहाँ लगता था, पहले आपके बाड़मेर में था, लेकिन अब इसकी लोकेशन चेंज हो गई, ये अब बालोतरा जिले के अंदर शामिल हो गया है। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ भराव की दृष्टि से, राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो है ना आपका कौन सा है, बांध या झील कौन सी है, तो राणा प्रताप सागर है। आगे बढ़ते हैं, वन्य जीवों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी अलवर के अंदर। इसे बाघ का मांद उपनाम से भी जाना जाता है। 1979 के अंदर इसे एक बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 866 वर्ग किलोमीटर है।
अब देखो वर्तमान की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ आपसे, तो देखो वर्तमान राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कितना है भाई, 5 टाइगर रिजर्व हो गए। कितने हो गए? 5 टाइगर रिजर्व हो गए आपके, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो 3 तो आपको पहले से याद है, चौथा अगर मैं बता दूं तो चौथा आपका रामगढ़ विस्तारी बना था, जो कि बूंदी में। कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी। और 5वें की मैं बात कर लूं तो धौलपुर करौली, जो कि अभी लेटेस्ट ही आपका बना था, ठीक है। कौन सा है? धौलपुर करौली। और छठे की अगर मैं बात कर लूं तो छठा जो है, अभी देखो उसको सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन जल्द ही आपका छठा टाइगर रिजर्व भी बनने वाला। कौन सा है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा आपका? कुंभलगढ़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में अभी वर्तमान के अंदर 5 है, छठे को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, अभी तक बना नहीं है। तो ये फैक्ट भी आप साथ के साथ में याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूं, तो अलवर के अंदर आपका बड़ौदा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और पशु संपदा की बात कर लो तो अलवर की मुर्रा भैंस, जखराना नस्ल की बकरी बहुत फेमस है भाई। मुर्रा भैंस जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, ठीक है। मुर्रा भैंस जिसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। जखराना नस्ल जो कि एक बकरी की नस्ल है, जो कि सर्वाधिक दूध भी देती है। लेकिन सर्वाधिक सुंदर बकरी की मैं बात कर लूं तो आपकी जमुनापुरी है। कौन सी है? जमुनापुरी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु संपदा में देखा जाए सबसे ज्यादा जो है बकरियां है। क्या है? बकरियां सबसे ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मैं बात कर लेता हूं, देखो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितना पशुधन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है 5.68 करोड़। कितना है भाई? 5.68 करोड़ है, ठीक है। और भारत में पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आपका है। आगे बढ़ते हैं, तो अलवर में राजकीय सुअर पालन केंद्र भी है आपका। और बागड़ी नस्ल की भेड़ें भी आपके अलवर में पाई जाती है। देखो बागड़ी जो भेड़ होती है ना, उसका मुंह काला होता है। कैसा होता है? मुंह उनका काला होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ भी है, वापस से रिपीट हो सकता है कि बागड़ी भैंस के नस्ल, जो भेड़ की नस्ल है, उसका मुंह कैसा होता है? तो मुंह उनका काला होता है। कृषि की बात कर ले तो सरसों, गेहूं, मूंगफली, जवार, चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अलवर राज्य में प्रथम प्याज की मंडी भी आपकी बनी हुई है। और सर्वाधिक तंबाकू का जो उत्पादन होता है वो भी आपके अलवर में होता है। प्रमुख व्यक्तित्व की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो राजेंद्र सिंह जिन्हें जोहड़ वाला बाबा कहा जाता है, इनका संबंध आपके अलवर से है। और जल संरक्षण के कारण इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। इनके द्वारा तरुण भारत संघ नामक एक संगठन की स्थापना की गई है। पायल जांगिड़ की मैं बात कर लूं तो प्रदेश में बाल विवाह से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली राजस्थान की प्रथम बालिका है। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत एवरेस्ट पर्वत को फतेह करने वाले राजस्थान के प्रथम नागरिक है। कौन है भाई? प्रथम नागरिक है। देवकीनंदन शर्मा की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो भित्ति और पशु पक्षियों के चित्रण में महारत हासिल होने के कारण इसे मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर जयसिंह नीरज, इनको के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध भी आपके अलवर से। जहूर खां मेवाती जो कि भपंग के जादूगर कहलाते हैं, इनका संबंध भी अलवर से। चरण दास जी की थोड़ी सी बात कर लूं तो चरण दास जी का जो जन्म हुआ था वो डेरा गांव अलवर में हुआ था, लेकिन इनकी प्रमुख जो पीठ है ना वो आपकी दिल्ली में। कहा है भाई? प्रमुख पीठ इनकी दिल्ली के अंदर है। और इनके गुरु जो थे वो सुखदेव थे। और चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम मानते हैं? तो ये 42 नियमों का जो संबंध है वो आपके कौन से संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय से। जबकि 29 नियमों का संबंध आपके विष्णुई संप्रदाय से है। भगवान कृष्ण के सखी भाव की पूजा होती है। इनकी 2 शिष्या थी, एक तो दयाबाई, एक सहजोबाई। दयाबाई की आपकी 2 ग्रंथ है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वाकई में आपको बेहतर तैयारी करनी होगी तो थोड़ा समय देना होगा, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। नोट्स बनाओ एकदम से, और बिल्कुल मैं आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। तो दयाबाई की आपकी 2 है। कौन कौन सी ग्रंथियां मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका दयाबोध, दूसरी आपकी विनय मलिका। सहजोबाई के आपके 2 ग्रंथ हैं, एक तो आपका सहज प्रकाश, एक आपकी 16 तिथि। तो ये 7 के फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर ले तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ था? 1987 से 88 में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके अलावा राजभ्रतृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में पड़ता। कहाँ पड़ता? अलवर में प्रथम मत्स्य विश्वविद्यालय था। डडीकर की मैं बात कर लूं तो आदि मानव द्वारा बनाए गए 5 से 7 हजार पूर्व शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए डडीकर, ठीक है। डडीकर सभ्यता जो आपके अलवर में। चंदौली की बात कर लूं तो भारत का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर गांव जो कि चंदौली अलवर के अंदर है। कलाकंद की बात कर लूं तो आपका अलवर का फेमस है। माचिस उद्योग की बात कर लूं तो आपका अलवर का फेमस है।
और स्वामी विवेकानंद जी 2 बार ये आए थे, एक तो 1891 में, एक 1897 में, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए फैक्टों के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तो आप सभी लोगों को जय हिंद।